नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 12th क्लास हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर 2 है वो आज इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर 1 है हिंदी अनिवार्य का, भूगोल का और हिंदी साहित्य का आपको सोल्व करवा दिया गया है। अगर उन वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जा कर के उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा, जहां पर आपको ये पीडीएफ है वो फ्री में अवेलेबल है। आसानी से इस वीडियो को आप प्राप्त करके पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को और जानते हैं मॉडल पेपर 2 में किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं। तो यहाँ पर खंड ए के अंदर हमारा पहला सवाल है वो बहुस्थनात्मक प्रश्न, यानी जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं एबीसीडी वाले, वो पूछे गए हैं। जिसमें पहला सवाल पूछा गया है, पतंग के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है? बाल सुलभ इच्छाओं का, प्रकृति का सुंदर चित्रण, युवा क्रियाकलापों का और मन की खुशी का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो पतंग के बहाने में जो बाल सुलभ इच्छाओं हैं इसका सुंदर वर्णन किया गया है। अगला दूसरा सवाल है, आपका अपाहिजन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछकर किसकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है? तो अपाहिज की मानसिकता पर, समाज की मानसिकता पर, मीडिया की मानसिकता पर और दर्शक की मानसिकता पर। तो यहाँ पर जो आपका अपाहिजपन तो दुखद होता है, ये जो है मीडिया की मानसिकता पर ऐसा प्रश्न पूछकर उनकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। अगला सवाल है कि क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति है जो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, पूंजीपति वर्ग का, वंचित वर्ग का या राजसी वर्ग का। तो जो क्रांति है वो हमेशा वंचित वर्ग का है, वो प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल है हमारा, बाजार है कि शैतान का जाल है? बाजार को शैतान का जाल कहने का कारण है लोगों को फंसाने के लिए माल सजा कर रखना, दुकानों पर लुटेरे बैठे हैं, नकली माल बेचते हैं, बाजार में लूट खसोट हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बाजार है कि शैतान का जाल है, इसमें जो शैतान का जाल है वो बाजार में लूट खसोट को कारण है, इसलिए उसको जाल कहने का कारण है, यानी बाजार को शैतान कहने का कारण है। अगला है, लेखिका ने कब समझा कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है? साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल का जल से अभिनंदन देखकर, जप करने की मुद्रा देखकर, कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लेखिका है उसने जो कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर समझा कि सेवक है का साथ है जो टेढ़ी खीर है। अगला सवाल है कि तर्कशील किशोर मन ने भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी किसे कहा गया है? इंद्रसेना पर डाले गए पानी को, घर पर बहने वाले पानी को और उत्सव में पिलाए जाने वाले पानी को, या फिर लोक प्रचलित अंधविश्वास को। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रसेना पर डाले गए पानी को है जो तर्कशाल किशोर मन ने जो भीषण सूखे में पानी की निर्मम बर्बादी कहा है। अगला सवाल है हमारा कि भाषा को शुद्ध बोलना लिखना सिखाती है? तो भाषा को शुद्ध बोलना लिखना कौन सिखाती है? व्याकरण, संधि, समास, भाषा विज्ञान। तो यहाँ पर जो व्याकरण है वो भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना सिखाती है। अगला सवाल है, इस बुढ़िया को न सताओ ये तो नीरी गाय है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति और व्यंजना प्रधान अभिधा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर है जो
अभिदा शब्द शक्ति है वो इस बुढ़िया को न सताओ ये तो निरी गाय है। सॉरी, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस बुढ़िया को न सताओ ये तो निरी गाय है, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का चमत्कार दिखाई देता है। अगला सवाल है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश को क्या कहते हैं? कोटिकृत, एनकोडिंग, फीडबैक और डिकोडिंग। यानी जो प्राप्त संदेश होता है उसको क्या कहते हैं? डिकोडिंग कहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि इंटरनेट पत्रकारिता वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें दृश्य एवं प्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इसमें खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। इसमें खबरों की पुष्टि तत्काल होती है। उपयुक्त तीनों, तो यहाँ पर उपयुक्त है जो तीनों ही है जो इंटरनेट की पत्रकारिता जो वर्तमान में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अगला सवाल है, यशोधर बाबू जूनियरों के दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कैसे करते हैं? चलते चलते मनोरंजक बात कहकर, बीच में 1 घंटे का लंच देकर और समय से पूर्व अवकाश देकर और हमेशा अनुशासन की शिक्षा देकर। तो जो यशोधर बाबू है वो जूनियरों को दिन भर में जो चलते चलते मनोरंजन की बात कहकर है उसके शुष्क व्यवहार जो व्यवहार का है वो निराकरण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? चलते चलते मनोरंजक जो बात है वो करके उनका निवारण करते हैं। अगला सवाल है, लेखक का विद्यालय में विश्वास क्यों बढ़ने लगा? शिक्षकों के अपनेपन के व्यवहार के कारण, वसंत से दोस्ती के कारण, पढ़ाई में मन लगने के कारण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपयुक्त सभी कारण है वो इसके कारण जो लेखक का है जो विद्यालय में विश्वास का बढ़ने लगा। ये थे हमारे एबीसीडी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आपको संपूर्ण विषयों की जो डेस्क वर्क्स हैं वो यहाँ पर हल करवाई जाएगी। और फ्री में पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है। दूसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान दिया गया है, सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। भाषा यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है और भाषा है, तो यहाँ पर कौन सी भाषा है? सभी भारतीय भाषाओं की जो सूत्र की भाषा है वो संस्कृत है। यानी सभी भारतीय भाषाओं को सूत्र यानी जो जननी है वही संस्कृत है, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा आंसर हो जाएगा। दूसरी रिक्त स्थान दी गई है कि ताजमहल की सुंदरता का क्या कहना, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर कौन सी शब्द शक्ति आ जाएगी? जो यहाँ पर आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है वो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में वो भर दी जाएगी। अगला है, जहाँ एक शब्द बार बार आए या आवर्ती हो, प्रत्येक बार भिन्न अर्थ निकले, वहाँ अलंकार होता है। रिक्त स्थान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? यानी एक ही शब्द है जो बार बार आए या फिर उसकी आवर्ती है जो बार बार आए लेकिन उसका अर्थ है जो भिन्न भिन्न निकले, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिका, या खाए बोराई व जग पाए बोराई। तो ये जो दोहा है वो प्रसिद्ध दोहा है जिसमें किसका जो यमक अलंकार का है वो चमत्कार दिखाई देता है। अगला सवाल है, यानी रिक्त स्थान है, जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना पाया जाता, वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यानी जहाँ पर कारण नहीं होने पर भी कार्य का होना है जो विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान के अंदर विभावना अलंकार हो जाएगा। फिर है प्रत्याभूति शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द है। तो यहाँ पर है जो ग्रेनेटी है वो यहाँ पर शब्द हो जाएगा GUARANTEE। अगला है, एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो एडिटिंग शब्द का जो हिंदी रूपांतरण हो जाएगा वो हो जाएगा रिक्त स्थान के अंदर हो जाएगा संपादन। संपादन क्या है? एडिटिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगला तीसरा सवाल है हमारा कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो हमें आंसर जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है इस गद्यांश से रिलेटिव कि लेखक
के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेखक के अनुसार वह देश उन्नतिशील होता है जिसके नागरिकों में देश प्रेम और देश हित की भावना रहती है। दूसरा सवाल है कि उन्नति शब्द का पर्यायवाची शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर उन्नति शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा प्रगति। क्या हो जाएगा? प्रगति। अगला तीसरा सवाल है इसके अंदर कि हमें अपने देश के इतिहास से क्या प्रेरणा मिलती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि हमें अपने देश के इतिहास से देश हितार्थ सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रेरणा है वो मिलती हैं। अगला चौथा सवाल है कि देशवासियों में स्वदेश प्रेम होना क्यों आवश्यक है? तो देश की सर्वांगीण उन्नति एवं विकास के लिए देशवासियों में स्वदेश की जो प्रेम भावना है वो होना परम आवश्यक है। अगला सवाल है देशभक्तों ने क्या करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय दिया है? तो देशभक्तों ने सर्वस्व समर्पण करके स्वदेश प्रेम का अद्भुत परिचय है वो दिया है। अगला छठा सवाल है यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, यानी इस गद्यांश का हमें शीर्षक देना है। तो शीर्षक हो जाएगा हमारा देश प्रेम का महत्व या फिर स्वदेश प्रेम। ये जो हमारा तीसरा सवाल था गद्यांश से रिलेटिव। और चौथा सवाल पूछा गया है वो निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये जो पहला जो तीसरा सवाल है वो तो हो जाएगा गद्यांश से रिलेटिव, और चौथा सवाल हमारा हो जाएगा पद्यांश से रिलेटिव। और इस पद्यांश को हम जो ये कविता दी गई है इसको पढ़ करके प्रश्नों के आंसर हमें देना है। जैसे इस पहला सवाल पूछा गया है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? जो राम की माता है वो कौशल्या जो राम को क्या कहते थे? तो बाल्यकाल में माता कौशल्या है वो हमेशा श्री राम के नेत्र कमल के समान होने के कारण उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारती थी। अगला दूसरा सवाल है कि राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? तो राम युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने के लिए महाशक्ति की आराधना कर रहे थे और महाशक्ति राम की परीक्षा लेने हेतु पूज्यार्थ रखे हुए जो कमल के पुष्प है वो चुरा लेती है। तो कौन चुरा लेती है? यहाँ पर महाशक्ति है जो चुरा लेती है। अगला सवाल पूछा गया है कि दो नील कमल हैं शेष अभी, राम किन नील कमलों की जो बात कर रहे हैं? तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की और रावण ने उनकी प्रिय पत्नी का है जो अपहरण कर लिया था, इसलिए दोनों के जो मध्य है वो युद्ध चल रहा था। अगला सवाल है यहाँ पर कि राम का स्थिर मन चंचल क्यों हुआ? तो राम का जो स्थिर मन है वो यहाँ पर राम को शक्ति की आराधना की पूर्णता के लिए कमल का जो फूल है नहीं मिला, जिसे परीक्षा लेने के लिए मां शक्ति ने चुरा लिया था। और यहाँ पर अगला सवाल है इसमें कि राम आसन छोड़ देते तो क्या होता? राम आसन छोड़ देते तो क्या होता? यदि राम जो आसन है छोड़ देते तो उन्हें महाशक्ति प्राप्त की सिद्धि नहीं मिलती। यह हमारा पद्यांश था। अगला सवाल है खंड ब से रिलेटिव, जिसमें निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों की उत्तर लगभग सीमा 40 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है वो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जहाँ पर 5वां सवाल है हमारा कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय हैं? तो इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों एवं डायरियों के जरिए अपने समय की है जो धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का जो काम करते हैं, तो वही क्या है? इंटरनेट पत्रकारिता है। अगला सवाल है हमारा 6 नंबर कि कविता के बहाने कविता में बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं?
तो कवि ने ये भाव व्यक्त किया है कि बच्चे खेल में अपने पराये घर का भेद नहीं करते, वे सभी घरों में जाकर साथियों के साथ खेलकर आनंदित होते हैं। उसी प्रकार कविता की समानता का व्यवहार, कविता जो भी है वो भी समानता का व्यवहार कर सभी को आनंदित करती है। इसलिए खेल कूद मिलजुल कर खेलकर यह सफल बनाना चाहिए। अगला हमारा 7वां सवाल है, पहलवान की ढोलक नामक कहानी में जो लुटन सिंह हैं एकमात्र एक ऐसा पात्र है जो प्रारंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है, कैसे समझाइए। तो 9 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु, तब विधवा सास द्वारा पालन पोषण करने से लुटन सिंह का जो प्रारंभिक जीवन है वो संघर्षपूर्ण रहा। तो कैसा रहा? संघर्षपूर्ण है जो इनका जीवन रहा है। और गांव में महामारी फैलने पर दंगल में पहलवानों का मुकाबला करने के बाद में सास व पत्नी की मृत्यु होने और 2 पुत्रों के समूह को स्वयं दफनाने में तथा जीवनांत तक ढोलक बजाते रहने से लुटन सिंह ने जिजीविषा का परिचय दिया है। अगला हमारा सवाल है, कृष्णदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा कि यशोधर बाबू ने कृष्णदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन कृष्णदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वह सुबह की सैर को निकले कृष्णदा की ही हैं, जिसमें वे कुर्ते पजामे की ऊपर ऊनी गाउन पहरे हुए हैं, सिर पर गोल विलायती टोपी लगी हुई है और पाँवों में देसी खड़ाऊ धारण किए हुए हैं और हाथ में यानी कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी भी लिए हुए हैं। ये जो छवि है वो यशोधर बाबू के मन में बसी हुई है। किन की बसी हुई है? कृष्णदा की। अगला सवाल है हमारा, कवि बनने के लिए लेखक ने किसे गुरु बनाया? तो कवि बनने के लिए लेखक ने किसको गुरु बनाया है? तो जूझ कहानी के लेखक एवं नायक आनंद यादव ने अपने मराठी के अध्यापक ने वहाँ जो सौंदलगेकर को अपना जो साहित्य का गुरु बनाया, क्योंकि वे पढ़ाते समय स्वयं रम जाते थे। उन्हें काव्य शास्त्र में लय, गति, आरोह अवरोह एवं छंद अलंकार का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उनसे प्रभावित होकर उन्हें अपना जो गुरु बनाया है। ये था हमारा खंड ब। और अब खंड 6 के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 13 के उत्तर तो देने हमें 60 से 80 शब्दों में, और 14 से लेकर के 14 और 15 जो 2 क्वेश्चन है इनका उत्तर हमें 100 शब्दों के अंदर देना है। तो यहाँ पर 10वां सवाल दिया गया है। तो 10वां सवाल हमें अथवा में भी दिया गया। तो पेट की आग का समन ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का ये काव्य सत्य क्या इस युग का भी सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। या अथवा में दिया गया है, फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयों की भाषा एवं प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर जो पहला उत्तर है यानी पहला क्वेश्चन है जो पेट की आग का समन, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर भक्ति रूपी मेघ या बादल की पेट की आग यानी जो पेट की आग बुझा सकते हैं। तुलसी का यह काव्य सत्य उस युग में भी था जो आज भी यह सत्य है। प्रभु की भक्ति करने से सत्कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है और प्रभु की प्रार्थना से पुरुषार्थ और कर्म निष्ठा का समन्वय बढ़ता है। इससे वह व्यक्ति ईमानदारी से पेट की आग को शांत करने अर्थात आर्थिक स्थिति को सुधारने और आजीविका की समुचित व्यवस्था करने में लग जाता है। इस तरह कर्मनिष्ठ भक्ति से तुलसी का यह काव्य सत्य वर्तमान का सत्य दिखाई देता है। कोरी अंध आस्था एवं कर्महीनता से की गई भक्ति का दिखावा करने से व्यक्ति पेट की आग नहीं बुझा पाता है। दोस्तों यहाँ पर जो पेट की आज की जगह है यहाँ पर आग है, आग की समन। तो यहाँ पर जो टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा कि पेट की आग का समन
ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। और अगला है फिराक गोरखपुरी का। तो हमने यहाँ पर जो फिराक गोरखपुरी का भी देख लेते हैं कि फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखाई पड़ता है। उनकी रुबाइयों की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। उनमें नैने शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य जो प्रस्तुत हैं, जो अपने आप में सहज, सरल और भावात्मकता से पूरित हैं। वात्सल्य के मनोरम दृश्य को देखिए, आंगन के में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी है। जैसे यहाँ पर देखो, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और फिर है नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, जब घुटनियों में लेके पिन हाथी कपड़े। ये जो पंक्तियां हैं दी गई हैं। और फिर है इस वात्सल्य वर्णन में प्यार, कोमलता, मधुरता आदि के होते दर्शन कन्हैया और माता यशोदा की सहजता, आनंदानुभूति जो आदि की याद दिलाते हैं। अगला हमारा सवाल है 11वां कि स्त्री माया ने जोड़े। यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वश है। यह वह कौन सी परिस्थितियां होगी जो स्त्रियों यानी स्त्री को जो माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? और अथवा में दिया गया है, काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया है और क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत है वो किया है। तो हम यही जो उत्तर है इसका काले मेघा पानी का देख लेते हैं। बाकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है टेलीग्राम की। और इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। आर्य समाजी विचारधारा वाला लेखक इंद्र देवता को मनाने के लिए तथा पूजा पाठ संबंधी सभी क्रियाकलापों को अंधविश्वास मानता है। इसके विपरीत अपनी जीजी के विचार अनुसार वह सने वश वह सभी कार्य करते भी हैं। उनकी जीजी कहती हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, त्याग के बिना दान नहीं होता। लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच रहा। काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं पर आज भी गरीब की गगरी फूटी हुई हैं। तो ये जो यहाँ पर लेखक है वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं गरीबों के लिए, तो गरीबों को तो फ़ायदा मिलता नहीं है और जो अमीर लोग हैं वही इन योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं। और जो योजनाएं हैं वो कागजी कार्रवाई में पूर्ण हो जाती है, बल्कि इसका जो हकीकत में फ़ायदा पहुँचाना होता है वो नहीं हो पाता है। ये इसका सही मकसद था। अगला हमारा 12वां सवाल है नवीन पीढ़ी और नवीन जीवन मूल्य। पुरानी पीढ़ी और प्राचीन जीवन मूल्य, इन दोनों के बीच सदैव टकरार चलती रहती है। सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर है अथवा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता का पता कैसे चला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यह जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ही आंसर। तो मोहनजोदड़ो के सारे अवशेष जमीन के अंदर दबे पड़े हैं। केवल एक बौद्ध स्तूप सबसे ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह चबूतरा 25 फुट ऊंचा है। इस चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया था। चबूतरे पर भिक्षाओं के कमरे भी बने हुए हैं। सन 1922 में जब राखलदास बनर्जी आए तब वे इसी स्तूप को खोजबीन करने के संबंध में यहाँ आए थे और उन्होंने इस स्तूप के चारों ओर खुदाई करवाई थी। और बाद में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा मेरा सवाल है कि भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है जो आयोग है इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइएगा।
अगला सवाल है हमारा कि जूझ आत्मकथा के अपठित नहीं, जूझ आत्मकथा के पठित अंश के आधार पर लेखक के चरित्र की विशेषताएं बताइए, या फिर मोहनजोदड़ो के कुंड की क्या विशेषताएं थी। तो हम यहाँ पर जूझ आत्मकथा के पठित जो अंश के आधार पर लेखक की जो चरित्र की विशेषताएं ये देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो, तो ये तो ऑप्शन में हो जाएगा आपके अथवा के अंदर है। तो जूझ उपन्यास के पठितांश के आधार पर लेखक के चरित्र की निम्न विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं, जैसे पढ़ने की ललक। तो लेखक की उसके दादा की द्वारा पढ़ाई छुड़वाने पर यह दत्ताजी राव की सहायता से पढ़ने की अनुमति प्राप्त करता है। दूरदर्शी, लेखक दूरदर्शी है, वह यह मां जानता है कि पढ़ने से भविष्य बन सकता है। अगला है कठोर परिश्रमी तथा लगनशील, लेखक कठोर परिश्रमी और लगनशील हैं। वह अपने कठोर परिश्रम से दादा की शर्तों को पूरा करता है और अपनी लगनशीलता के कारण कक्षा में होशियार बच्चों में गिना जाने लगता है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर इसका आंसर लिखना है। तो बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना अलग से आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, और हिंदी की जो कॉपियाँ हैं आपकी संपूर्ण जो हर सब्जेक्ट की आपको सोल्व करवाई जाएगी, बताई जाएगी कि किस प्रकार से हमें हमारी जो बोर्ड की कॉपी है वो बनानी है, उसमें कैसे आंसर देने हैं। आप सभी जो लगातार हमसे जुड़े रहें ताकि आपको हर एक जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो आसानी से मिल सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो यहाँ पर अगला सवाल है हमारा 14, फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, समझाइए। अथवा में दे रखा आलेख लिखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर जो फीचर लेखन की बातें हैं इनको अच्छा तरीके से देख लेते हैं कि किसी घटना की जो सत्यता या तथ्यता जो फीचर का मुख्य तत्व होता है। एक अच्छे फीचर को किसी सत्यता या तथ्यता पर आधारित होना चाहिए। फीचर का विषयक समसामयिक, रोचक, ज्ञानवर्धक, उत्तेजक और परिवर्तन सूचक होना चाहिए। फीचर को शुरू से लेकर अंत तक मनोरंजक शैली में लिखा जाना चाहिए। फीचर को किसी विषय से संबंधित लेखक के निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। फीचर लेखक की किसी घटना की सत्यता या तथ्यता को अपनी कल्पना का पुट देकर फीचर में तब्दील करता है, और फीचर को सीधा सपाट न होकर चित्रात्मक होना चाहिए, और इसकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होने के साथ साथ कलात्मक और बिंबात्मक भी होनी चाहिए। यह जो फीचर लेखन की जो बातें हैं इन बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगला है आलेख लिखते समय हमें निम्न बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। आलेख लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना, जैसे आलेख के लिए संक्षिप्त व सारगर्भित शीर्षक का चयन करें। अच्छे शीर्षक में 3 से 5 शब्द हो सकते हैं। विषय में सभी पहलुओं की अच्छी तरह विचार कर उसे अलग अलग बिंदुओं में बांट लें। प्रत्येक बिंदु पर अपनी स्पष्ट व तर्कसंगत राय रखें, और विषय के अलग अलग पहलुओं की अलग अलग अनुच्छेद में चर्चा करें, और विवेचन विश्लेषण में प्रामाणिक घटनाओं, प्रामाणिक आंकड़ों या उद्धरणों का प्रयोग करें। और सातवां है प्राय आलेख का आरंभ विषय से संबंधित कुछ आंकड़ों, तथ्यों और उद्धरणों से करते हैं। अगला हमारा 15वां सवाल है जो आपके पेपर के अंदर पूछा जाएगा, वो आएगा यानी किसी जो लेखक या कवि का जो परिचय आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर है हरिवंश राय बच्चन तथा महादेवी वर्मा, दोनों का ही काव्य परिचय है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यह काव्य परिचय जो आपका यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो काव्य परिचय है वो वेरी इंपॉर्टेंट है लेखक परिचय, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो महादेवी जी वर्मा का जो जन्म है वो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ है, और इनको प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह हो गया और इनका अध्ययन चलता रहा। ये 1929 में बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज की सेवा की ओर उन्मुख हो गई, और इनका जो कार्य क्षेत्र बहुमुखी रहा। और इनकी जो रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा जो काव्य संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार जो संस्मरण है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर जो निबंध है वो आदि है इनकी रचनाएं। पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित लेखिका की जो मृत्यु है वो 1987 में हुई
हैं और इनकी कविताओं में निजी वेदना व पीड़ा समाहित है और इनके गद्य में सामाजिक सरोकारों का चिंतन है। तो अगले जो खंड देख के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम केवल क्वेश्चन हैं जो पढ़ लेते हैं, बाकी की जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी, आसानी से इन पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो। जो 16वां सवाल है आपका पद्यांश की आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो व्याख्या से रिलेटिव आ गया, दोनों व्याख्या आपको अथवा में दी जाएगी, जो आपको अच्छी लगे वो कर सकते हो। तो वाक्य के अंदर सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग के अंदर जो आपकी किस किताब से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, उससे संबंधित आपको पॉइंट लिखना है, फिर उसकी व्याख्या करना है और फिर विशेष के अंदर जो इसमें पॉइंट आए, जैसे अलंकार हो गया, जैसे इसकी भाषा हो गई, भाषा कैसी है, तो उसकी यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपका जो 17वां सवाल है, इसमें गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो 16वां सवाल पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी और फिर 17वां सवाल है वो गद्यांश की व्याख्या हो जाएगी। फिर हमारा 18वां सवाल है वो हो जाएगा यानी जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार स्वच्छता अभियान हेतु बजट की स्वीकृति हेतु सरकारी पत्र लिखिए, यानी पत्र से रिलेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको पत्र, निविदा अथवा में निविदा दी गई है या फिर विज्ञप्ति, यानी कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो पत्र और निविदा है वो आप इसको जो ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यानी अथवा में आएगा या तो पत्र आएगा या निविदा। तो यहाँ पर आप निविदा है या निविदा तैयार कर लीजिएगा, या फिर जो पत्र है वो आसानी से लिखा जा सकता है। तो जो पत्र आप तैयार कर लीजिएगा। कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है वो हम अलग से वीडियो में आपको बता देंगे। तो जो पत्र है वो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर है निविदा, निविदा भी आपको इस प्रकार से लिखना है निविदा के अंतर्गत। और फिर आपका 19वां सवाल है वो जो आपका अंतिम सवाल है पेपर का, वो पूछा जाएगा निबंध से रिलेटिव, यानी निबंध में आपको 4 आपको जो पॉइंट है वो दिए जाएंगे। इन चारों में से आपको किसी एक पर निबंध है वो लिखना है। जैसे इसमें दिया गया वैश्विक महामारी के दौर, ऑनलाइन शिक्षण, बढ़ती महंगाई में प्रदर्शन की होड़, युवा पीढ़ी में बढ़ता हुआ असंतोष, स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है। तो इसमें 300 शब्दों के अंदर ये हमें निबंध लिखना होता है, जिसमें ये पॉइंट है वो दिए जाते हैं। इन पॉइंटों के आधार पर हमारा जो पहला पॉइंट दिया गया है वैश्विक महामारी के दौर में ऑनलाइन शिक्षण, जो यहाँ पर संकेत बिंदु है प्रस्तावना, कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था, कोरोना काल में शिक्षा का प्रसार और कोरोना काल में विद्यार्थियों पर प्रभाव, और 5वां पॉइंट हो जाएगा उपसार। इस प्रकार से हमें यह जो निबंध है वो लिखना है। तो ये था हमारा मॉडल पेपर 2 जो हिंदी अनिवार्य क्लास 12 का। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हर वीडियो की एक नोटिफिकेशन है और सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप जल्दी से अपने पेपर की जो तैयारी है जो अच्छी तरीके से कर सकें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप RBSE क्लास 6 to 12 को ज्वाइन करिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इस चैनल पर आपको जो संपूर्ण विषय वाइज जो डेस्क वर्क है, संजीव डेस्क वर्क, वो आपको हल करवाई जाएगी, मॉडल पेपर बताए जाएंगे। तो आप सभी जो लगातार हमसे जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।